एक बार फिर आपका मैथ्स का हलवा चैनल पर स्वागत है। और आज हम समास सीखने वाले हैं। इस समास से पहले हमने संधि का एक चैप्टर था जो सीख चुके हैं, और संधि के चैप्टर को सीखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर टच करके सारी वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम सीखते हैं कि जो समास है उसमें उसका अर्थ क्या रहेगा, समास की परिभाषा हम सीखने वाले हैं, समास के भेद और समास के प्रकार। इसके बाद में सभी समास जितने भी प्रकार के होंगे उन सभी के उदाहरण हम सीखने वाले हैं। इसी के साथ में किस किस के अनुसार कितने कितने समास होते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं वो सभी के अनुसार भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। साथ में समास में आपको एक परिभाषा रहती है, दो पदों के मेल को समास कहते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, उससे छोटी चीज़ शब्द और वर्ण, इनके बारे में, इनसे ये पद हमारे किस प्रकार अलग होते हैं ये सीखने वाले हैं। इसके बाद पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद, अन्य जो पद रहते हैं हमारे वो सीखने वाले हैं। और साथ ही समास का विलोम समास विग्रह, जिसमें लौकिक और अलौकिक जो विग्रह होगा वो हम सीखने वाले हैं। और साथ ही समास वृत्ति, समास जो वृत्तियों में चलता है तो वृत्ति शब्द क्या होता है इसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो सीखते हैं अब। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और इसमें हम सीखते हैं समास। तो इसमें सबसे पहले हमने समास जो शब्द हैं उसके टुकड़े किए हैं। सम प्लस अस। सम एन होता है पास में या निकट, अस एक धातु है और धातु का अर्थ होता है बैठना, अर्थात पास में बैठना। अलग अलग जो शब्द होते हैं अगर वो पास में बैठते हैं तो वो एक समास होता है। अब हम यहाँ पर जो समास शब्द हैं उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर उपसर्ग रहेगा समास में, सम उपसर्ग, धातु रहेगी इसमें अस, अस अर्थात बैठना, और प्रत्यय रहेगा ज्ञ। इस वर्ड में हम आगे देखते हैं कि सम, अस और ज्ञ, इन तीनों को जब हम नीचे उतारते हैं, सम प्लस अस प्लस ज्ञ, तो ज्ञ से हमें प्राप्त होने वाला है अह, अर्थात ज्ञ से जो पीछे वाला वर्ड होता है वो हमारा पूरा बनेगा। इसमें हलंत लगा हुआ तो यह इसमें जुड़ करके इसको पूरा बनाता है। इस प्रकार अगर हम इन दोनों वर्णों को मिलाते हैं, सम प्लस अस, तो यहाँ पर सम प्लस अ प्लस स प्लस अह, यहाँ पर ये जो म है ये म हलंत वाला यहाँ है, अ यहाँ पर रहेगा, और ये स यहाँ पर है और ये अह यहाँ पर है। हम यहाँ पर स को भी अलग कर देते हैं और स यहाँ रहेगा, स प्लस म, तो हमारे पास एक जोड़ी और दो जोड़ी रहेगी। हम इन दोनों जोड़ी को मिलाते हैं तो यहाँ पर बनेगा स पूरा, म में अ मिलने पर म भी पूरा रहेगा, और स में अह मिलने पर स भी पूरा रहेगा। इस प्रकार उपसर्ग धातु और ज्ञ प्रत्यय से हमें मिलता है समसः। लेकिन हम पढ़ रहे हैं समास, तो फिर हम यहाँ देखते हैं ज्ञ प्रत्यय। ज्ञ प्रत्यय में क्या होता है, उपधा वृद्धि होती है। अब उपधा वृद्धि क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो सेकंड लास्ट लेटर होता है, अर्थात ये हमारा लास्ट वाला है और इससे सेकंड वाला म, तो अंतिम से एक पूर्व वाला लेटर में स्वतः ही आ की मात्रा लग जाती है। जैसे उदाहरण धातु और प्रत्यय, धातु हमने पठ धातु ली है और यहाँ पर ज्ञ प्रत्यय लगाया है, तो ये हमारा जो पाठः मतलब ठ था ये लास्ट था और इससे पहले वाला वर्ण हमारा सेकंड लास्ट। इसी प्रकार अगर हम लब लेते हैं तो लब प्लस ज्ञ प्रत्यय बराबर लाभः। इसी प्रकार समास, और यहाँ पर ज्ञ प्रत्यय के कारण इसमें स मा सह हमारा जो है वर्ण बनेगा। अब हम इसका देखते हैं अर्थ। तो समास का अर्थ होता है किसी भी बात को संक्षेप में कहना।
संक्षेप में कहना या लिखना, इस चीज को बोला जाता है संक्षिप्तीकरण। ये समास का हम सीखते हैं समास की परिभाषा। अर्थ हमने सीखा है कि संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में लिखना। समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के मेल को, और हम यहाँ से छोड़ देते हैं क्यों समास कहते हैं, लेकिन इसमें हम आगे सीखें कि दोनों के मेल से एक सार्थक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। अर्थात एक क्रिया होती है, वो किसमें होती है? पदों में। तो हमारे लिए यहाँ पर दो वर्ण इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रिया और दूसरा पद। उससे बने हुए पद को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो समास ये होता है कि आपके पास दो शब्द रहेंगे या दो पद रहेंगे, उनको आप अगर मिलाते हैं तो वो क्रिया हमारी समास कहलाती है। लेकिन वहाँ पर अगर कोई पद का निर्माण होता है, किसी समास का निर्माण होता है, तो वो जो पद हमारा समस्त पद कहलाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पद किसे कहते हैं? तो पद के लिए हम सीखते हैं कि सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो अ प्लस ई बराबर ए, अर्थात हमने पहला वाला वर्ण लिया, दूसरा वर्ण लिया, दोनों वर्णों को अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक नया वर्ण मिलता है। तो ये वर्णों से नया वर्ण प्राप्त होता है, हम इसको बोलते हैं संधि, और ये हमें संधि करने में काम आता है। उदाहरण हम ले सकते हैं सुर प्लस इस इंद्र बराबर सुरेंद्र। तो यहाँ पर अ और ई मिलकर के एक ही मात्रा यहाँ पर आ रही है। तो दो वर्णों के मेल से हमारी संधि बनती है। और अगर हम ये पद मिलाते हैं, जैसे कृष्णः सर्पः बराबर कृष्ण सर्पः, या पंचवटी अगर हम उदाहरण लेंगे तो पंचानाम वटानाम समाहार। चूंकि यहाँ लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पद हमारे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यहाँ पर चार पद है, द्वंद्व समास है, तो ये पद हमारे अधिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम अभी दो का सीखते हैं। दो हमारे पास पद हैं, एक शब्द ये हैं, एक शब्द ये हैं, और यहाँ पर हमने वर्ण लिए थे, तो वर्णों से जो मिलता है वो हमें संधि प्राप्त होगी, और जो शब्दों से या पदों से जो मिलता है वो हमारा समास प्राप्त होगा। अब मान लिया हम अगर इनको अभी शब्द कहते हैं, तो परिभाषा बोल रहे दो या दो से अधिक पदों, अर्थात यहाँ पे पदों शब्द आया, तो फिर यहाँ पर शब्द क्यों प्रयोग नहीं किया गया? इसके लिए हम देखते हैं कि हम अगर यहाँ लिखते हैं बालकः, और अगला शब्द ले लेते हैं, कामा लगा हुआ है यहाँ पर, अगला हमने लिया पठती, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे शब्द कहलाएंगे, ये दोनों रहेंगे हमारे शब्द, क्योंकि इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है। और अगर इसी को हम एक वाक्य बनाते हैं बालकः पठती, यहाँ पर हमने कामा नहीं लगाया है, और ये पूरा हमारा एक वाक्य बना है। तो वाक्य में जब शब्द प्रयोग होते हैं तब वो हमारे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले ऐसे सार्थक शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वो हमारे पद कहलाते हैं। इसलिए कृष्ण और सर्प यहाँ पर शब्द न होकर के पद हमारे रहेंगे। पदों से हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसी वाक्य में हम देखते हैं वृक्षात पत्रम पतति। अब यहाँ पर आपने देखा है कि ये भी शब्द हैं और ये भी पद हैं, और ये हमारे तीन पद हैं। लेकिन पदों से आगे जाने पर आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वृक्षात अर्थात तृतीय विभक्ति लगी हुई है, और जो हम वाक्य में अलग अलग पदों को प्रयोग करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं कारक। इस प्रकार तीन चीज़ें होती है जिससे हमारा सब जुड़ते हैं। पहला होता है वर्ण, और वर्ण अगर जुड़ते हैं तो हमें वो जो उच्चारण होता है उसके बाद जुड़ने पर जो भी नया वर्ण मिलता है वो संधि रहती है। अगर आप दो पद जोड़ते हैं और एक नया पद हमें मिलेगा तो वो समास रहेगा। और अगर हम पदों में किसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं या कारक का प्रयोग होता है तो वो हमारे स्पेशल कारक में आ जाते हैं, और ये क्रिया हमारी कारक। इसके बाद हम
समास में देखते हैं कि समास के लिए कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है, और उसमें जो पहला पद रहता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और अंतिम वाला जो भी उत्तर पद जो बाद में आता है वो उसका उत्तर पद या द्वितीय पद या दूसरा पद कहलाता है। कभी कभी समास में 3 पद या 4 पद भी आते हैं, तो फिर उस हिसाब से उसमें पहले वाले को पूर्व पद और बाकी को छोड़ करके जो अंतिम जो पद रहेगा उसको उत्तर पद कहा जाता है। अब हम देखते हैं समास द्विधा, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो वरदराज के अनुसार समास 5 प्रकार के बताए गए हैं। अब हम समास को देखते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है केवल समासः। और दूसरे नंबर पर जो समास होता है वो होता है विशेष समासः। अब इसमें केवल समास के यहाँ पर कोई भाग नहीं चलता है। अगर हम इसमें अगला भाग ले जाएंगे तो हमें यहाँ पर केवल समास ही प्राप्त होगा, लेकिन विशेष समास में हमारा अगला भाग चलता है और उसमें हमें कुछ समास मिलते हैं जिसको हम 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटते हैं। इसमें जो पहला समास रहेगा वो दूसरा, तीसरा और 4 इन चारों का क्रम बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर किस क्रम से रहे ताकि हमें भी याद रहे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ वाला जो समास रहेगा उसमें पूर्व पद प्रधान रहता है, और जिसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा वो रहेगा हमारा अव्ययी भाव समास। पूर्व पद के बाद में हमारा जिसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा, उत्तर अर्थात बाद वाला, अभी हमने सीखा है पूर्व पद उत्तर पद, तो ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। यहाँ पर हमारा रहेगा तत्पुरुष समास। इसके बाद में पूर्व हुआ, उत्तर हुआ, और अगर किसी समास में ये दोनों ही पद अगर प्रधान है तो उसको बोलेंगे हम उभय पद। और उभय पद का मतलब होता है दोनों पद पूर्व और उत्तर दोनों प्रधान होना। तो ऐसा समास हमारा कहलाता है द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और अंतिम जो रहता है पूर्व हो गया है, उत्तर हो गया और उभय हो गए। अगर इन दोनों या इन दोनों पूर्व उत्तर मिलकर का हमारा उभय बनेगा, तो उभय के अलावा, उभय पद के अलावा अन्य पद अगर प्रधान होता है तो वो हमारा समास कहलाता है बहुव्रीहि। इस प्रकार समास के प्रकार अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 समास द्विधा 2 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5 प्रकार के यहाँ पर कुल समास हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी 5 समास बताए। हमने अभी देखा कि समासः द्विधा, समास 2 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने जो पहला वाला देखा था वो था केवल समास, और जो दूसरा वाला देखा था उसमें हमने देखा था विशेष समास। उसके अंतर्गत 4 समास आने वाले हैं। तो हम पहले केवल समास को पढ़ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में फिर भी कम पूछा जाता है, लेकिन जो बड़ी एग्जाम होती है उनमें इसको पूछा जाता है। तो हमारी समझ के लिए हम देख लेते हैं कि केवल समास की परिभाषा होती है, आप पढ़ सकते हैं। और इसकी दूसरी विशेष बात यह है कि इसको सुप सुपा समास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सह सुपा सूत्र का प्रयोग होता है। इसलिए क्योंकि इसमें सुप और सुबंत पदों को मिलाया जाता है, और कहीं कहीं पर इसमें सुबंत और सुबंत पदों को मिला करके इस समास का निर्माण किया जाता है। इसलिए स सुपा सूत्र के द्वारा होने से सुप सुपा समास भी इसका एक अन्य नाम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर समास। तो हमने यहाँ पर 5 उदाहरण लिए हैं, और ये भूतपूर्व इसका सबसे फेमस उदाहरण है। तो हम देखते हैं इसके समास विग्रह। यहाँ पर होगा भूतपूर्व का होगा यहाँ पर पूर्वम भूतः।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भूतपूर्व का पूर्वम भूतम हुआ तो समास विग्रह से यहाँ से फिर वहाँ अगर जाएंगे तो वहाँ भी ये पूर्वम भूत ही होना चाहिए था। ये इसके यहाँ पर दोनों जो वर्ड हैं वो पलट गए। तो ये मैंने बताया अभी कि सुप सुपा जो समास है इसमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं और एक सूत्र के द्वारा ये इस प्रकार पलट जाता है, भूत आगे आएगा और पूर्वम पीछे जाता है। फिर अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो यहाँ पर होगा भूत का भूत हो जाएगा और पूर्वम रहेगा। अब पूर्वम अगर रहता है तो फिर पूर्वम से यहाँ पूर्वः कैसे होगा ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये आपको विसर्ग संधि से हम सीख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम आगे आने वाले हैं, ये हमने चीज़ सीखी नहीं है। समास विग्रह, समास विग्रह अगर हम किसी चीज़ का करते हैं तो वहाँ पर जो विभक्तियाँ जो उनमें विभक्तियाँ होती है उनका अलौकिक विग्रह भी होता है और अलौकिक में जो अभी आगे हम देखें कुछ चीज़ें बचती है और वो जो शेष चीज़ें बचती है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा सु अगर हम प्रत्यय लगा रहे हैं जैसे राम तो सु, यहाँ पर अगर हमारा राम पद लिखा हुआ है ये हमारा लौकिक है और अलौकिक में इसको इस प्रकार लिखा जाता है राम सु अर्थात राम सु अर्थात राम। तो ये जो हमारा सु है स प्लस उ यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर किस प्रकार उ गायब होगा, फिर हमारा ये स बचेगा, विसर्ग संधि में सारा दिया हुआ है। स के बाद में यहाँ पर किस प्रकार ये जो है र बनता है और किस प्रकार यहाँ पर विसर्ग लगता है, ये सारी एक प्रोसीडिंग विसर्ग संधि में हम सीख चुके हैं। तो ये विसर्ग वहीं से आता है, अर्थात ये पूरा समास सूत्रों से चलता है। और विसर्ग संधि का सूत्र आपको याद हो, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मनोरथः, मनोरथः मन प्लस रथ बराबर मनोरथ, वो अगर आप सीख गए तो भूतपूर्व का पूर्व भूतम भी हम सीख सकते हैं। इसका जो दूसरा टुकड़ा है वो रहेगा हमारा, तो यहाँ पर भी हमें पूर्वम अभूतम अभूतः अदृष्ट पूर्व, तो यहाँ पर आएगा हमारा पूर्वम अदृष्टः। इसके बाद है हमारा उत्तमर्ण, तो ये आएगा हमारा उत्तमः ऋणे। इसके बाद आएगा नेकः, तो ये हमारा बनेगा न एकः। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण केवल समास के उदाहरण लिए हैं, ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए हैं। बाकी परीक्षा में इसको बहुत ही कम पूछा जाता है। समासः द्विधा में 2 प्रकार के समास सीख लिए और उसमें से जो पहला भाग था केवल समास वो भी हमने सीख लिया है। अब बच्चे हमारे 4, लेकिन मन में प्रश्न ये खड़ा होता है कि समास सामान्य प्रकार से तो 6 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं तो 2 समास और कौन से होते हैं, तो ये हम सीखते हैं अब। तो सबसे पहले हमने सीखा था जिस समास में पूर्व पद प्रधान रहे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान रहे, जिस समास में ये दोनों अर्थात उभय पद प्रधान रहे और जिस समास में अन्य पद प्रधान रहे। अब अगर पूर्व पद हमारा प्रधान रहेगा तो आप जानते हो हमने पहले सीख चुके हैं कि ये हमारा जो है अव्ययी भाव समास होगा। अगर उत्तर पद प्रधान रहता है तो ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। उभय पद अगर होगा तो ये हमारा द्वंद्व समास होगा और अन्य पद अगर हमारा प्रधान हुआ तो ये हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अब शेष 2 समास और हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप अगर इसका डिटेल करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार इसके मिलते हैं। एक इसका अर्थ होता है सह पुरुषः, सह पुरुषः बराबर तत्पुरुषः, और अगर इसी का दूसरा अगर टुकड़ा करते हैं तत्पुरुष का तो वो रहता है तस्य पुरुषः बराबर तत्पुरुषः। हम यहाँ पर टुकड़े देखते हैं तो ये दोनों एक जैसे टुकड़े दिख रहे हैं और यहाँ पर तस्य अलग है और पुरुष अलग है, इसलिए यहाँ पर जो समान है इसलिए इसको हम बोलते हैं समानाधिकरण।
करण समानाधिकरण तत्पुरुष, ये हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। और ये हमारा रहेगा वी प्लस आदि, या डायरेक्ट हम लिखेंगे तो ये रहेगा व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब हमें अंतर ढूंढना है, तो यहाँ पर बनने वाले सारे समास एक जैसे बनेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कृष्णः सर्पः बराबर कृष्ण सर्पः। तो यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमारा बनेगा रामस्य दासः बराबर रामदासः। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर रामस्य ये अलग विभक्ति है और दासः ये अलग विभक्ति है, अर्थात व्यधिकरण में हमारे पास जो दो पद होते हैं उन दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती हैं। तो यहाँ पर कृष्ण सर्प बना है, इसके दोनों पद एक समान थे, इसलिए इस समास का अब समानाधिकरण तत्पुरुष के बजाय कर्मधारय समास नाम रहेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, परीक्षा में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि समानाधिकरण तत्पुरुष को अन्य किस नाम से बोला जाता है, तो ये रहेगा हमारा कर्मधारय समास। और यहाँ पर रामस्य दास और ये, तो ये हमारा रहेगा तत्पुरुष, ये हमारा तत्पुरुष समास ही रहेगा। और इसमें जो पूर्व पद होता है उसमें द्वितीया से लगा के सप्तमी तक की विभक्ति चलती हैं। ये बाकी डिटेल हम तत्पुरुष के उसमें देखेंगे। अब हमारे पास समास की अगर हम संख्या देखते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला समास 1, 2, 3 द्वंद्व, 4 बहुब्री और 5 कर्मधारय। 5 समास हमें मिल चुके हैं, फिर भी एक मिसिंग है, वो है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का अगर आप एक उदाहरण लेते हैं पंचवटी, तो आप इसके समास विग्रह में पाएंगे पंचानाम, पंचानाम वटानाम समाहारः। अर्थात इस समास की दो विशेषताएं होती है, पहला तो हमारा संख्या होती है और दूसरा हमारा ये एक समूह के बारे में बताता है। लेकिन अभी हम समास की बात कर रहे हैं कि 6 समास कौन थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों पदों को देखा, दोनों में हमारी समान विभक्ति थी, इसलिए ये कर्मधारय हुआ। यहाँ पर भी एक जैसी विभक्ति है, पंचानाम, पंचानाम वटानाम, तो दोनों जगह एक ही विभक्ति है, इसलिए ये तत्पुरुष का पार्ट 1 समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास रहेगा और इसका पार्ट 2 द्विगु समास रहेगा, यानी कि ये भी समानाधिकरण तत्पुरुष ही कहलाता है। अब हम ये कैसे समझें कि समानाधिकरण अगर दोनों हुए, दोनों जगह विभक्ति एक जैसी आती है, तो ये कैसे पता चला है कि कर्मधारय कौन सा और द्विगु कौन सा है। तो कर्मधारय में आपको जो पहला वाला पद है वो आपको विशेषता बताएगा, कलर, रंग, या उसकी विशेषता हो सकती है, और यहाँ पर जो पहला वाला पद है वो आपका संख्यावाची होगा। इसलिए तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं और दोनों भाग आप जानते हो, पहला होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से 6 समास होते हैं। अब समास के बाद में इसका विलोम जो होता है वो होता है हमारा समास विग्रह। यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई है, जो आपको सही लगे वो आप इसमें से ले सकते हैं परिभाषा के रूप में, कि या तो मिले हुए शब्दों को संसर्गत व्याकरण के नियमानुसार अलग अलग करना, जो हमारे समस्त पद है उसको हम किस प्रकार अलग करते हैं, और दूसरा है समस्त पद को तोड़कर उसका पूर्वकाल रूप देना, यानी कि जो विग्रह हो जाएगा, या उसमें जो कारक और ये लुप्त कारक जो चिन्ह थे उनको हम प्रकट कर देते हैं, वहाँ पर हमारा जो पद होता है उसको तोड़ना। तो कुछ परिभाषाएं हैं। और एक बात और इसमें ये सीखने की है कि समास विग्रह, तो समास विग्रह हमारा 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है हमारा लौकिक समास, और दूसरा होता है हमारा
लौकिक समास। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो हमें ये दोनों समास भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक लौकिक समास प्रचलित हैं। अलौकिक समास पूर्व में ग्रंथों में, वेदों में इनका प्रचलन हुआ करता था। अभी जो हम एग्जाम देते हैं उस सब में लौकिक समास ही हमें मिलते हैं। इस वाले पोस्टर को आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इसका आगे उपयोग होने वाला है। धन्यवाद। एक विभक्ति जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की सीरीज अलग अलग और उसमें विभक्तियां प्रथमा से लगाकर सप्तमी और संबोधन तक रहेगी, उसका एक फोटो मिलने वाला है। उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार लौकिक में राम और अलौकिक में उसमें जो प्रत्यय जो पीछे छुपा रहता है, सुबंध प्रत्यय होते हैं, वो सुबंध प्रत्यय उसमें छुपा हुआ है, तो वो उसमें सारे अलग अलग आपको दिखाए गए हैं। तो आप उनको पढ़ लें, तब इसके हम लौकिक और अलौकिक दोनों उदाहरण अभी देखने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि लौकिक समास क्या होता है और अलौकिक समास क्या। समास विग्रह में हम देखते हैं लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। आशा करते हैं कि आपने तालिका अच्छे से देखी होगी, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये केवल हमारी जानकारी के लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राज्ञः पुरुषः, ये हमारा एक समास विग्रह हुआ है, राज्ञः पुरुषः। तो राज्ञ में हमारी जो विभक्ति लगी हुई है उसका यहाँ पर अलौकिक रूप से उस विभक्ति में आपने टेबल में देखा होगा ढस वहाँ पर लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति में, तो वो यहाँ पर लिखा गया। पुरुषः जो प्रथमा है, तो यहाँ पर आपको वहाँ देखने पर मिलेगा राम, पास में आपको मिलेगा सु, तो ये अलौकिक विग्रह होता है। इसका मतलब भी राजपुरुष और इसका मतलब भी राजपुरुष। वर्तमान समय में हमारा लौकिक विग्रह ही प्रचलित हैं, अलौकिक प्राचीन समय में प्रचलित था। तो हमारे पास जितने भी ये जो नीला रंग की ब्लू लाइन है, ये सारी लौकिक हैं और यही हमारा चलता है। अगला रमाया पति, रमापति, इसका आप देख लीजिए अलौकिक समास। राम लक्ष्मणस, ये हमारा जो द्वंद्व समास का लिया हमने, तो इसमें इस प्रकार समास होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर विसर्ग हैं तब सु आया है, और यहाँ पर विसर्ग नहीं है तब भी सु आ रहा है। तो ये हमें ऐसे देखना है कि हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी, उसमें एक नियम था कि अगर कहीं पर आधा स आता है तो स का हमारा विसर्ग बनता है और प्लस च, इसलिए यहाँ पर ये राम में विसर्ग आया है और ये हमारा राम विसर्ग का हमारा बनेगा सु। इस प्रकार आपको टेबल में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो टुकड़ा रहेगा ये हमारा अलौकिक समास के अंतर्गत, समास विग्रह के अंतर्गत आता है। ऐसे ही शक्ति अनतिक्रम यथाशक्ति, ये हमारा विभाव समास है। ये भी शक्ति में शक्ति अलग है और अम इसकी विभक्ति को दर्शाता है। अनतिक्रम का यहाँ यथा है, तो यथा में हमारा किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो। अंत में हम सीखते हैं वृत्ति। जो हमारा समास होता है वो वृत्तियों में पढ़ा जाता है, अर्थात समास जब अपने अपने स्वयं के अर्थ को पूर्ण रूप से छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ कहने लग जाता है तो उसको वृत्ति कहा जाता है। और वृत्तियों की संख्या अगर पूछी जाए तो ये 5 होती है। पांचों कौन कौन सी होती है यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें से 2 वृत्तियाँ तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की हमारे लिए थोड़ी विशेष उपयोगी हैं, इसलिए इनका डिटेल यहाँ पर किया गया है। तो समास वृत्ति में आप ये पढ़ सकते हैं और उदाहरण दिया गया है राज्ञः पुरुषः। तो यहाँ पर ये है राजा का, तो यहाँ पर एक भाव होकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात ये दोनों मिलकर के यहाँ पर एक भाव हो गया। इसका और इसका दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक शेष वृत्ति, इसमें क्या होता है जो हमारे अलग अलग पद दिए जाते हैं उसमें दोनों का मिलकर के एक हो गया, अर्थात पितरों। पितरों में हमारी माता भी रहेगी और पिता भी। इस प्रकार की वृत्ति को एक शेष वृत्ति कहा जाता है। इसके बाद आज हमने समास का बेसिक सीखा है और इसके बाद में हम जो 6 समास है हमारे अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि, इन समासों के बारे में भी आपको 10-10 मिनट की एक वीडियो मिलती रहेगी। उसमें आपको समास के प्रकार कि इनके भी कैसे प्रकार होते हैं, जैसे तत्पुरुष समास लिखा हो इसके 4 भेद और होते हैं, तो वो प्लस उन सभी की परिभाषाएं और उन सभी के उदाहरण, इसकी वीडियो भी आपको आगे मिल जाएगी। या आप इन 6 समास की वीडियो
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन से भी आप इन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।